चैनल पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध से पहले मैंने आप लोगों को पलासी के युद्ध के बारे में बताया है। अगर आप पलासी के युद्ध को समझ लेंगे तो बक्सर के युद्ध को समझने में आसानी होगी। तो आज मैं बक्सर का युद्ध बताऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसे एक निर्णायक युद्ध के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल आता है कि बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था कैसे। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा देखें, ध्यान से देखें, लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, देखें जरूर अपने ज्ञानवर्धन के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं हम कि भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। भारत में अंग्रेज के शासक बहुत सारे विदेशी आए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। हम आज अंग्रेजों के बारे में सिर्फ बात करें यहाँ पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। धीरे धीरे ये व्यापारी वर्ग अपना विस्तार करने लगे। इन्होंने यहाँ की राजनीतिक स्थिति देखा, यहाँ की आर्थिक स्थिति देखा, यहाँ की सामाजिक स्थिति देखा और सब कुछ इन्होंने अपने अनुकूल पाया। फलतः स्वाभाविक था इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत के प्रांतों पर, महत्वपूर्ण प्रांतों पर इन्होंने अपना अधिकार करना शुरू किया, अपने आधिपत्य में लेने का कोशिश किया और पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंततः पूरे देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन आ गया। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन इस घटना की अगर हम शुरुआत करें तो हम इस टॉपिक को बहुत महत्व देंगे कि भारत में बंगाल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, हर मामले में बहुत महत्वपूर्ण था, धनी मानी क्षेत्र था, समुद्र तट मिला हुआ था, व्यापार के लिए या आवागमन के लिए बड़ी अच्छे साधन थे। हुगली नदी थी, चारों तरफ जो क्षेत्र था वह भी बहुत ही लाभदायक था बंगाल के लिए। तो इस तरह बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों ने अपनी आंख लगाई हुई थी और इसे उसने अपने अधीन बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही तरीके से किया। एक तो मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। औरंगजेब के बाद हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारे प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। इसी क्रम में हम देखते हैं बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। अलवर्दी खान वहां का नवाब बना। अलवर्दी खान के बाद वहां का शासक सिराजुद्दौला बना, जो अलवर्दी खान का नाती था। क्योंकि अलवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसे शासक बनाया। सिराजुद्दौला तो शासक बन गया, लेकिन जो स्थिति थी वह सिराजुद्दौला के अनुकूल नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि अलवर्दी खान की 3 बेटी थी। 3 बेटी में छोटी बेटी का बेटा को बनाया गया, तो स्वाभाविक है उनकी 2 बेटी को इस बात का रोष होगा कि मेरे बेटे को क्यों नहीं बनाया गया। उनके नातियों को अफसोस होगा कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया, मैं तो बड़ी बेटी का बेटा हूं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि राज दरबार में भी बहुत लोग अपने दांत को कहे कि चोखा करके रखे हुए थे कि राजा मैं बनूंगा। उसमें एक सेनापति मीर जाफर था,
वह भी सोचता था कि अलवर्दी खान के बाद मुझे शासक बनना, नवाब बनना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे राज दरबार में या बंगाल में। मानिक चंद, अमीर चंद जैसे सेठ नवाब, राज दरबार के बहुत नजदीकी व्यक्ति, इन लोग भी अपना अपना जो उद्देश्य था वो पाने की कोशिश कर रहे थे। और इस क्रम में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र का अड्डा बंगाल बन गया था। ये सारी बातें हमने पलासी के युद्ध में देखी है, इसलिए प्लीज आप लोग पहले पलासी का युद्ध देख लीजिए, तब ये बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। सिराजुद्दौला ने बहुत सारे दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर के, इधर से हम देखते हैं कि अंग्रेजों का दबाव और अंग्रेजों की अति, इन सब से परेशान होकर के युद्ध होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद बनाया जाता है किसे, नवाब? मीर जाफर को। क्योंकि हम जानते हैं मीर जाफर को भी नवाब बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक गुप्त संधि की। मानिक चंद, अमीर चंद, मीर जाफर को उसमें लिया कि भाई तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। तुम्हें जब हम नवाब बनाएंगे तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया देना होगा, तुम्हें सेना का खर्च देना होगा, तुम्हें ये देना होगा। मतलब जितना फायदे का सौदा होता है यह अंग्रेजों ने किया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया सिराजुद्दौला के बाद। और हम देखते हैं वो पलासी का युद्ध था, उसके बाद मीर जाफर जो है वो शासक बन गया। मीर जाफर ने बहुत खुश होकर, जैसा कि मैंने बताया, कि भर दिया अंग्रेजों को धन दौलत से। समय चलता जा रहा था, समस्याएं बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं और भी आ गई। उस समय फ्रांस भी यहाँ थे, पुर्तगाल भी यहाँ थे, अंग्रेज भी यहाँ थे, इनमें भी आपस में संघर्ष चल रहा था। तो इन सब बातों को देखते हुए जो वहां की राजनीतिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी, इससे छूटने के लिए मीर जाफर ने क्या किया, कुछ बातों पर पाबंदी लगा दी, कुछ बातों का विरोध किया। इस बात को लेकर के अंग्रेज मीर जाफर से गुस्सा गए, भैया मैं तुम्हें राजा बनाया हूं और तुम मुझसे बात करोगे, तुम मेरे पे कानून ला दोगे, तुम मुझे घाटा का सौदा करने दोगे, ये बात तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसने क्या किया कि मीर जाफर को हटा दिया और उसके जगह पे मीर कासिम जो उसका दामाद था उसे नवाब बना दिया। यह घटना बताती है कि अंग्रेजों का मन कितना बढ़ गया था। एक विदेशी व्यापारी वो भारत आकर एक महत्वपूर्ण प्रांत के किंग मेकर बन गए थे। जिसे चाहते थे वो राजा बनाते थे, जिसे चाहते थे सिंहासन से उठा देते थे। इस तरह अंग्रेजों का जो वर्चस्व था वह बढ़ता ही जा रहा था। मीर कासिम भी शासक बना और उसने भी अंग्रेजों से बड़े बड़े वादे किए कि भाई आप मुझे नवाब बना देंगे तो मैं आपको वर्धमान दूंगा, चटगांव दूंगा, मिदनापुर दूंगा, इसके अलावा मैं आपको इतनी राशि दूंगा, मैं आप सेना पर खर्च नहीं करने दूंगा, मैं आपको निःशुल्क व्यापार करने दूंगा, इन क्षेत्रों में आप पटना में यहाँ दुर्ग बना सकते हैं, वहां पे अपने अधिकारी अध्यक्ष रख सकते हैं, व्यापारिक अध्यक्ष जो होता है वो रख सकते हैं। इस तरह से नवाब बनने के एवज में इन नवाबों ने अंग्रेजों की झोली भर दी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मीर कासिम में थोड़ा सा स्वाभिमान था, अपने ससुर के बनिस्पत थोड़ा सा उसमें ऐसा उसका भाव था कि वह बहुत अधिक अंग्रेजों के दबाव में नहीं आ सकता था। और इस कारण क्या किया उसने कि अंग्रेजों को जो सुविधा मिली हुई थी व्यापार करने के लिए, उन सुविधाओं को उसने, जिसका वो दुरुपयोग करते थे, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। इस बात से
गुस्सा होकर मीर कासिम ने अपने देश के व्यापारी जो थे, जो देसी व्यापारी थे, उन्होंने निःशुल्क व्यापार करने का इजाजत दे दिया। जाओ जी, तुम भी निःशुल्क व्यापार करो, जब ये विदेशी कर रहे तो तुम क्यों नहीं करेंगे, जाओ तुम भी विदेशी व्यापार करो। तो तुम भी विदेशियों की तरह व्यापार करो, निःशुल्क व्यापार करो। यह बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी कि भाई अगर ये और हम दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए तो हमारा व्यापार तो बैठ जाएगा। हम अगर निःशुल्क व्यापार करें और ये भी निःशुल्क व्यापार करें तो उन दोनों की कीमत समान हो जाएगी, इनके सामानों की कीमत समान हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो तैयार होती थी। इस बात से अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और वह मीर कासिम के विरोधी होने लगे। अंग्रेजों का इतना ज्यादा हस्तक्षेप था कि जो नवाब थे वो तंग आ गए थे अंग्रेजों से। उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे इनकी व्यापारी कोठी है, यहाँ पे व्यापार करते हैं, यहीं पे इनका हुजूम है, तो इससे दूर मैं चला जाता हूं मुंगेर में अपनी राजधानी बनाऊंगा और वहां पे मैं ढंग से भाई काम करूंगा। यह बात भी अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। एक से एक कारण तैयार होते जा रहे थे। पटना में जो व्यापारिक दुर्ग था, उसका जो अध्यक्ष था वह पूरे पटना पर अपना अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। इस बात को भी मीर कासिम ने उस पर भी उंगली उठाया। तो इतनी सारी बातें जो होने लगी, ये सारी बातें अंग्रेजों को खलने लगी और इससे वह मीर कासिम से रुष्ट हो गए। रुष्ट ही नहीं हुए, अब चलो मीर कासिम पे आक्रमण कर दो, उसे हटा दो। मुर्शिदाबाद से सेना चली, इधर मीर कासिम को पता चला कि अंग्रेजों का आक्रमण होने वाला है, ये भी तैयार होकर के निकला और उदय नाला नामक जगह पर एक मुठभेड़ हुई दोनों में, जिसमें मीर कासिम हार ही गया। उसके बाद वह पटना की तरफ गया अपनी सेना लेकर। पटना में भी झड़प हुई, पटना में भी वह बुरी तरह से हार गया और वहां से वह भागने लगा। इसी क्रम में कहा जाता है कि मीर कासिम ने लगभग 250 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। यह एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आग में घी डालने वाला काम हो गया। इस बात से अंग्रेज और भी गुस्सा गए कि भैया अंग्रेजों को कैसे मार दिया। तो इतनी सारी जो बातें होने लगी वह मीर कासिम के विरोध में होने लगी और अंततः हम क्या देखते हैं कि मीर कासिम को जो है हटा दिया गया। उसके जब वो भाग गया अंग्रेजों से हारकर अवध की तरफ भाग गया, तो ये नवाब की गद्दी पे फिर किसे बैठा दिया गया, फिर मीर कासिम के ससुर मीर जाफर को नवाब की गद्दी पे बैठा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मीर कासिम का बेचारा का गद्दी छूट गया, उसका सिंहासन छूट गया, वह उसे पाने का तो प्रयास करेगा। वह अवध चला गया, जैसा कि मैंने अभी बताया। अवध में जाकर उसने वहां के शासक सुजाउद्दौला से बात की और सुजाउद्दौला से कहा चलो हम लोग मिल करके अंग्रेजों पर अधिकार करेंगे। सुजाउद्दौला भी बहुत मामले को लेकर के अंग्रेजों से खफा था। उसने कहा चलो ठीक है, सही बात है, और ऐसे भी बहुत दिन से बंगाल पर उसकी नजर थी कि बंगाल को अपने अंडर कर लिया जाए, तो उसे लगा कि ये अच्छा मौका है। वह मीर कासिम के साथ हो गया। जिस समय सुजाउद्दौला अवध पहुंचा था, उसी समय मुगल शासक शाह आलम वह भी अवध आए हुए थे और वो भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट जो था शाह आलम, और तीसरा मीर कासिम, ये तीनों आपस में एक संधि कर लिए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। बिहार और अवध के बॉर्डर पर बक्सर जो अभी जगह है, वहां गंगा नदी के किनारे 1964 के में जो है युद्ध हुआ। पहली बार जो युद्ध हुआ
वह बहुत प्रभावी नहीं था, निर्णायक नहीं था। लेकिन पुनः यह युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। 23 अक्टूबर 1764 ये टाइम था बक्सर के युद्ध का। बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की सेना जीत गई। अंग्रेजों के सेनापति बहुत स्ट्रांग थे। मुनरो नाम के जो सेनापति थे उनके नेतृत्व में यह युद्ध हुआ और हम देखते हैं कि इनकी जो सम्मिलित सेना थी वो हार गई। सुजाउद्दौला जो था, जो अवध का नवाब था, वो भाग गया, कोटा चला गया, राजस्थान चला गया। शाह आलम वो भी जो है आत्मसमर्पण कर संधि के लिए तैयार हो गया। मीर कासिम जो था वो भाग गया। अब ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों का मन और भी बढ़ गया। यह युद्ध बक्सर के युद्ध से जाना जाता है, जिसमें हम याद रखेंगे कि एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम अवध के नवाब, भूतपूर्व नवाब, क्योंकि अभी तो वहां मिर्जापुर को बैठा दिया गया था। तो इस तरह इस युद्ध का समापन हुआ और यह युद्ध अपने आप में बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही, इसलिए इसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। यह एक डिसिसिव बैटल कहा जाता है इसको, कि एक निर्णय हो गया कि अब क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युद्ध हो गया, एक निर्णायक युद्ध। अब संधि की बात आई। इलाहाबाद की संधि हुई, कब हुई? मई 1765 में। 64 में युद्ध हुआ, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो है संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में जो है सुजाउद्दौला, शाह आलम और अंग्रेज बैठे और उन लोगों ने निर्णय लिया। उन लोगों ने कौन लेगा? उसमें अंग्रेज ही लेंगे, क्योंकि उन लोगों की तो कोई औकात ही नहीं थी, सब समाप्त हो गया था उन लोगों का। अवध से इलाहाबाद और कड़ा लिया गया, जो क्षेत्र था इलाहाबाद और कड़ा, वो लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया गया। अवध से बहुत मोटी रकम ली गई युद्ध होने के नाम पर। ये मुगल सम्राट जो थे वो भी, भाई हम तो सम्राट हैं, उन्होंने भी कुछ दिया अंग्रेजों को। क्या दिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को दे दिया कि जाओ तुम भी क्या याद करोगे, ये मैं तुम्हें देता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवध को सुजाउद्दौला जो था अवध का, उसे अवध पूरा लौटा दिया कि जाओ तुम अवध रखो। सेना जो है, अगर कभी जरूरत पड़े तो हमारी सेना आएगी तुम्हारे पास, तुम सेना को पूरी, माने उसका खर्चा तुम उठाओगे। इस तरह की बातें हुई। जितनी बातें थी वो सब अंग्रेजों के पक्ष में थी, लेकिन उसने बहुत कूटनीतिकता से काम किया। मुगल सम्राट को उन्होंने कड़ा और इलाहाबाद दे दिया, उसे बता दिया कि भाई आप मुगल सम्राट हैं, लेकिन वो अंदर से जान रहा था कि ये मुगल सम्राट अब खोखला हो गया है। तो इस तरह से इलाहाबाद की संधि संपन्न हो गई, बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गई। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या परिणाम निकले इसके, क्या रिजल्ट हुआ इसका। तो इसका रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया कि एक निर्णायक युद्ध था, तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि अब बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हो गया। अब वहां पे नवाब इधर से उधर करने की जरूरत नहीं थी। वह जो भी था वो काम के लिए था, नाम के लिए था, काम के लिए नहीं था। और अब बंगाल पर उसका शासन चल रहा था प्रत्यक्ष रूप से। हम कौन सा टैक्स लेंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, कहाँ कोठी बनाएंगे, ये सारी बातें अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात हम देखेंगे, उत्तरी भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने देख लिया कि अवध का नवाब भी कोई काम का नहीं है, मुगल सम्राट भी कमजोर है। अब हम पूरा ये जो क्षेत्र है ये हमारा है, यहाँ हमारा एकाधिपत्य होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
अंग्रेजों की शक्ति प्रमाणित हो गई। सोचिए कि अवध के नवाब, मुगल सम्राट की सेना, मीर कासिम के पास तो बहुत सेना नहीं थी, लेकिन इतने मजबूत मजबूत नवाब राजा की सेना अंग्रेजों से हार गई। यह क्या बताता है कि अंग्रेजों की सेना जो है पूरी तरह से मजबूत थी और कोई भी शासक, कोई भी प्रांत की सेना इसका सामना करने में समर्थ नहीं थी। ये सारी चीज प्रमाणित हो गया इस युद्ध में। और हम क्या देखते हैं कि कंपनी का साम्राज्य जो है, जैसा कि भी हम बता ही रहे वही, कि अब उसे लगा कि अब हम अवध, दिल्ली, जितना भी उत्तरी भारत का प्रांत है, उन सब पर हम अपना अधिकार कर लेंगे। यह कॉन्फिडेंस अंग्रेजों में आ गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों की शासन की जो नींव रखी थी वह यहां पक्की हो गई। इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार है, स्मिथ हो, मालिशन हो, इन सभी ने कहा कि यह एक निर्णायक युद्ध था और अंग्रेजों के लिए यह जो है बहुत बड़ी विजय थी, जिसके आधार पर उसने ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। तो इसके साथ ही आज मैं यहाँ समाप्त करती हूँ।